आपकी आज की मेहनत आपके कल की चाबी है। Hey guys, welcome back to my and of course yours YouTube channel Learn with Sakshi. I hope you all are very well. So guys, in today's video I am going to tell you about शब्द शक्ति। हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, जैसा कि मैं आपसे पूछती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड, कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब शब्द में अर्थ निहित होता है, यानी अर्थ छिपा होता है। उससे जो अर्थ हमें समझ में आता है, उस अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द की शक्ति होती है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आता है। अर्थ के यानी 3 स्रोत हैं, उन्हीं के आधार पर शब्द की 3 शक्तियों का नामकरण किया गया है। पहली अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। शब्द में अर्थ 3 स्रोतों से आता है। पहला पदार्थ, दूसरा प्रयोजन, तीसरा इन दोनों से अलग प्रसंग के अनुसार आता है। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अभिधा शब्द शक्ति, यहाँ शब्द का अर्थ जानने का जो पहला स्रोत है वो है पदार्थ। ठीक है, अब शब्द और पदार्थ के सीधे संबंध से जो अर्थ निकल कर आता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कमल, एग्जाम्पल लिया हमने कमल। अब कमल कहने से हमारे दिमाग में एक पिक बनी फूल विशेष की। ठीक है, अब कमल शब्द कहने से हमें एक फूल विशेष का अर्थ यहाँ जान पड़ता है। दूसरा प्रयोजन। अब लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है कि कभी कभी शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राधा का मुख कमल है। अब यहाँ राधा का मुख और कमल दोनों अलग अलग वस्तु हैं, किंतु मुख की सुंदरता और उसकी जो कोमलता है उसे बढ़ा चढ़ाकर कहने के विशेष प्रयोजन से दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ अर्थ इस विशेष प्रयोजन के कारण होता है। अतः शब्द का अर्थ जानने का दूसरा स्रोत क्या हुआ? प्रयोजन। इसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? तीसरा क्या है? इन दोनों से अलग प्रसंग के अनुसार आता है। यानी अब व्यंजना में क्या है कि शब्द का अर्थ जानने का एक तीसरा स्रोत और शक्ति भी है। यह स्रोत पदार्थ और प्रयोजन से अलग है। इसमें शब्द और वाक्य का अर्थ नहीं बदलता भी, लेकिन जो प्रसंग है उससे कई अर्थों की व्यंजना होने लगती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। समझ में आया? पहला पदार्थ, दूसरा प्रयोजन, तीसरा इन दोनों से अलग प्रसंग के अनुसार आता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्तियों के अनुसार शब्द व उनके अर्थ को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। अब अभिधा शब्द शक्ति में शब्द को वाचक क्या कहेंगे? शब्द को वाचक और उसके अर्थ को वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का नाम दिया जाता है। सेकंड, लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसमें शब्द को लक्षक और अर्थ को लक्ष्यार्थ का नाम दिया जाता है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ का नाम दिया जाता है। तो ये थे भाई कि शब्द शक्तियों के अनुसार शब्द व उनके अर्थ को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। अभिधा में शब्द को वाचक, उसके अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। लक्षणा में शब्द को लक्षक, अर्थ को लक्ष्यार्थ। और व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ का नाम दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति हम किसे कहेंगे? पहले ये देख लेते हैं। शब्द की जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित व निश्चित अर्थ का बोध हो उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। ठीक है, अब जैसे किसी शब्द को कहते ही हमारे माइंड में एक पिक बन गई कि हाँ ये चीज़ है, ये हमें समझ में आ गया, इसका अर्थ निश्चित और प्रचलित है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति आएगी? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंह। अब सिंह कहने से हमारे माइंड में एक पिक तैयार हुई शेर की, जो क्या है? एक जीव विशेष है। ठीक है, अब सिंह अभिधा शब्द शक्ति में शब्द को क्या कहते हैं? वाचक। अब सिंह शब्द को यहाँ क्या नाम देंगे? सिंह क्या होगा यहाँ पर? वाचक शब्द। और इसका वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ क्या होगा? एक जीव विशेष। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कमल। अब कमल कहने से फूल विशेष की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ कमल क्या हुआ? एक वाचक शब्द और उसका मुख्यार्थ या वाच्यार्थ क्या हुआ?
फूल विशेष। तो ये थी भाई अभिधा शब्द शक्ति, यानी जहाँ शब्द के प्रचलित और निश्चित अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो वाच्यार्थ है, अब वाच्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। अब जैसे कल है, अब इसको हमने तोड़ दिया, क प्लस ल। अब क का कोई अपना विशेष तो नहीं निकलता ना, विशेष अर्थ तो नहीं निकलता ना, और ना ही ल का अपना कोई विशेष अर्थ होता है। लेकिन यदि हम इन्हें जोड़ दें कल, तो कल का अपना एक विशेष अर्थ निकल कर आता है। रूढ़ में क्या होता है, विशेष अर्थ निकल कर आता है। ठीक है, अब जैसे पर, अब प प्लस र, प का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं है, न र का अपना कोई विशेष अर्थ है, लेकिन इसे जोड़ दें तो पर का अपना एक विशेष अर्थ निकल कर आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, सेकंड यौगिक शब्द। अब जो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, ठीक है, और उनका तोड़ के जोड़ के उनका अपने एक विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। जैसे राजपुरुष, अब राजपुरुष का अपना एक मीनिंग निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है, लेकिन यदि हम इन्हें तोड़ देते हैं तो भी इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे राज प्लस पुरुष, अब राज का अपने एक विशेष अर्थ है और पुरुष का अपने एक विशेष अर्थ है। अब एक और देख लेते हैं, देवालय। अब देवालय का अपना एक विशेष अर्थ है, ठीक है, टूटने से पहले, लेकिन यदि हम इन्हें तोड़ दें, देव प्लस आल्य। अब यहाँ देव का अपना विशेष अर्थ है और आल्य का अपना विशेष अर्थ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब ये वो शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु इनका रूढ़ अर्थ होता है, यानी विशेष अर्थ होता है, जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने एक वो लिया एग्जाम्पल दशानन। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, दश है आनन जिसके। ठीक है, अब यहाँ हम हर वक्त ये तो नहीं यूज़ कर सकते दश से आनंद जिसके, दश से आनंद जिसके। ठीक है, अब यहाँ एक विशेष अर्थ हम क्या निकल कर आता है, रावण। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आएगा। अब जैसे पंकज शब्द में रूढ़ शब्द क्या है, पंक यानी कीचड़ प्लस ज प्रत्यय यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात जो कीचड़ में पैदा हुआ हो, जैसे कमल, शंख, मछली आदि। किंतु यहाँ इसका एक सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ क्या हुआ, कमल हुआ। तो यहाँ कौन से शब्द आएंगे, योगरूढ़ शब्द। इन्हें हम क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, कमल और दश आनन। ठीक है, पंकज लिया था ना यहाँ पर हमने, लेकिन जो इसका विशिष्ट अर्थ क्या निकल कर आया, कमल। अभी दशानन है, इसका विशिष्ट अर्थ क्या निकल कर आया, रावण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी शब्द शक्ति पर। अब दूसरी शब्द शक्ति कौन सी, हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति हम किसे कहेंगे, मुख्यार्थ यानी मुख्य प्लस अर्थ। ठीक है, मुख्यार्थ से भिन्न अभिप्राय व्यक्त होने पर, यानी मुख्य अर्थ है जो उसमें बाधा होने पर शब्द की जिस शक्ति से किसी दूसरे अर्थ की कल्पना हमें करनी पड़े, उसे हम वहाँ कौन सी शब्द शक्ति आएगी, लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ आएगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे साकेत के 8वें सर्ग में लक्ष्मण जी कुटी के भीतर जाते हैं तो उर्मिला एक कोने में दिखाई देती है। तो कवि वहाँ पर क्या लिखते हैं कि दिख पड़ी कुणस्थ उर्मिला रेखा। अब यहाँ मुख्य अर्थ क्या हुआ कि कोने में, चलो इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ पहले मैं, दिख पड़ी कुणस्थ उर्मिला रेखा। ठीक है, अब यहां मुख्यार्थ क्या हुआ, यहां मुख्यार्थ हुआ कि कोने में एक रेखा की तरह उर्मिला दिखाई
देती है। ठीक है। अब उर्मिला रेखा थोड़ी हो सकती है, उर्मिला रेखा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है, यानी मुख्य अर्थ में हमें बाधा मिल गई, अतः यहाँ रेखा का जो अर्थ है वो क्या होगा, रेखा का अर्थ यहाँ दुर्बल होगा। ठीक है। अब उर्मिला की जो दुर्बलता है उसे देखकर लक्ष्मण के मन में वेदना और करुणा का भाव आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ दिख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। अब यहाँ मुख्य अर्थ क्या निकलता है कि कोने में एक रेखा की तरह उर्मिला दिखाई देती है। अब उर्मिला रेखा थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। अब यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है, यहाँ रेखा का अर्थ क्या है, यहाँ रेखा का अर्थ दुर्बल होगा। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, मुख्य अर्थ में बाधा हुई। ठीक है। अब शब्द की जिस शक्ति से किसी दूसरे अर्थ की कल्पना हमें करनी पड़ी, तो वहाँ हम कौन सी शब्द शक्ति आएगी, लक्षणा शब्द शक्ति, यानी मुख्य अर्थ में बाधा हो और शब्द की जिस शक्ति से हमें किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़े, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति आएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी लास्ट हमारी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना वह शक्ति है जिससे सूचित अर्थ व्यंग्य होता है, जो अभिधा व लक्षणा की पहुंच से परे होता है, मुख्य अर्थ व लक्ष्य अर्थ को पीछे छोड़ता है, शब्द की सूक्ष्म व असूक्ष्म तहों में छिपे अकथित अर्थ को प्रकट करता है। वहाँ शब्द की शक्ति कौन सी आएगी, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, उसे हम कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सास ने बहू से कहा सूर्यास्त हो गया। ठीक है। अब बहू ने इसका क्या अर्थ निकाल लिया गाइस, बहू ने इसका अर्थ यह समझा दीपक जलाओ। सॉरी, ये नहीं आया। सास ने बहू से क्या कहा, सूर्यास्त हो गया, लेकिन बहू ने इसका अर्थ क्या निकाला, दीपक जलाओ। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं भाई, कैसे उसने क्या क्या किया। तो क्या रहेगा कि यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता, वाच्य नहीं हो सकता, यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ, अब उसने सूर्य का अर्थ क्या निकाला, दीपक। ठीक है। और अस्त का उसने क्या अर्थ निकाला, बहू ने अस्त का अर्थ जलाना। अब ये भाई सूर्य का उसने क्या निकाला, अर्थ दीपक, और अस्त का अर्थ क्या निकाला, जलाना। अब ये किसी प्रकार से आपको प्रचलित अर्थ लग रहा है, निश्चित अर्थ लग रहा है, तो यहाँ यह वाच्य, यह अर्थवाच्य नहीं हो सकता, ये अर्थवाच्य नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरे यह लक्ष्यार्थ भी नहीं है, लक्ष्यार्थ भी नहीं है। कैसे नहीं है, अब क्योंकि लक्षणा की पहली शर्त क्या है, मुख्यार्थ में बाधा। अब यहाँ क्या था एग्जाम्पल, सूर्यास्त हो गया, यहाँ मुख्यार्थ में बाधा नहीं है। ठीक है। लक्षणा की पहली शर्त क्या होती है, मुख्यार्थ में बाधा, लेकिन यहाँ मुख्यार्थ में बाधा नहीं है। सो सूर्य का जो वाच्यार्थ है वही यहाँ यहीं भी है, कहीं कोई बाधा भी नहीं है, इसलिए इस अर्थ को ना तो वाच्य कह सकते हैं, ना ही
लक्ष्य। तो इस अर्थ को क्या कहेंगे भाई? इस अर्थ को व्यंग्य कहेंगे। व्यंग्य क्या कहेंगे? व्यंग्य। इसलिए विशेष अर्थ की यहाँ व्यंजना होती है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति आई? व्यंजना शब्द शक्ति। सो गाइस, ये थी हमारी शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सो आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।